हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रोशन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी। देखिए, वेस्पर थ्योरी किस लिए आई है, क्या काम है इसका केमिकल बॉन्डिंग में, आज हम इसे समझने वाले हैं। पहली बात तो आपको बता दें कि केमिकल बॉन्डिंग में जो वेस्पर थ्योरी है, इसका मेन उद्देश्य है मॉलिक्यूल की शेप को बताना। वैसे मॉलिक्यूल की शेप को बताने का प्रयास कई थ्योरियों ने किया। जैसे शुरुआत में आपने देखा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले आपने देखा था लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। उसके बाद कहीं न कहीं आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन। हर किसी ने प्रयास किया कि अणुओं की आकृति कैसे होगी, मुख्य उद्देश्य उनका यही था। लेकिन सबसे अच्छा प्रभाव डाल पाया तो अब हमारी समझ से शंकर ने डाल पाया, लेकिन कुछ उसमें भी कमियां रह गईं कि जब बात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आती है, किसी सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब दिक्कत होती थी कि इसकी आकृति कैसे होगी। बस इन्हीं सब को समझाने के लिए एक नई थ्योरी, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ही समझा जा सकता है या हाइब्रिडाइजेशन की बातों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये दोनों के बीच की थ्योरी है। यानी अगर कहें VVT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा कहें हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों की बातों को समझाने का प्रयास किया वेस्पर थ्योरी ने, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इन दोनों की बातों को समझाने का अच्छे से प्रयास किया वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी यह जो दिया गया गिलेम्सी निलहोम के द्वारा। गिलेस्पी निलहोम के द्वारा दिया गया। अब देखेंगे इसकी मुख्य बातें क्या हैं। जैसे आप जानते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया गया, दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया किसी भी परमाणु का जो बाहरी कोश होता है, इनकी आउटर सेल, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यह बताया कि बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। सेम बात वेस्पर थ्योरी ने बताया कि किसी भी परमाणु का, यानी केंद्रीय परमाणु का, क्योंकि केंद्रीय परमाणु से ही संरचनाएं तैयार होती हैं, तो किसी भी केंद्रीय परमाणु का जो बाहरी कोश होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन हो वही बंध बनाने में सहयोग करता है। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में भी वही हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन में भी यही बात बताई गई कि जो बाहरी कोश होते हैं, जैसे आपने देखा था कार्बन के संबंध में बाहरी कोश आया था 2s2 और 2p2 आया था। ये इसके पहले 1s2 था। तो देखा गया था कि 1s2 ने किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया। बाहरी कोश जो 2s2 2p2 रहा, वही बॉन्ड बनाने में, उसी के ऑर्बिटल कह सकते हैं इक्वल एनर्जी के रूप में आने में हेल्प करते हैं, लेकिन पिछला कोई कोश भाग नहीं लेता है। तो जो आउटर कोश की बात रही, ये बाहरी कोश की जो बात रही, ये दोनों ने बताया, चाहे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, ये दोनों ने बताया बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता, कुछ भी करना हो। सेम वही बात बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी बताया गया कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, वही कहीं न कहीं आकृति के निर्धारण में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये रही, जैसे अगर कहा जाए
कि जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड के नेचर में आते हैं, और सिग्मा बॉन्ड का नेचर बताया गया हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी, लेकिन पाई बॉन्ड का नेचर नहीं बताया गया। हाइब्रिडाइजेशन की क्रियाओं में कभी भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बारे में नहीं बताया गया, पाई बॉन्ड कैसे बन गया। जैसे देखा जाए CO2 की बात करें कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O होता है, हम जरूर यहाँ पर कह देते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा और इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जब आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस विन्यास के तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सकता था। तो यहाँ पर इस बात को, डबल बॉन्ड की बात को बताने में हाइब्रिडाइजेशन भी फेल रहा, लेकिन VBT वहाँ पर पास रहा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे VBT से पहले एक आया था जिसको कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर, वहाँ पर बताया गया कि कार्बन की अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेंट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आई थी। फिलहाल ये लुईस थ्योरी जो है ये कह सकते हैं अणुओं की आकृति बनाने में असफल रहा, लेकिन ये जरूर सफल रहा कि ये डबल बॉन्ड कैसे बनता है। इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जानकारी हाइब्रिडाइजेशन नहीं दे पाया, VBT नहीं दे पाया, बस केवल इतने बता करके रह गया बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग बनाने। चलिए अच्छी बात रही। अब हम चलते हैं इस वेस्पर थ्योरी के मूल बातों को लेकर के, ये लेकिन उसमें शामिल होगा, और समझेंगे कि गिलेस्पी और नीलहोम ने किसी अणु की आकृति को बताने में क्या क्या किया। कुछ इसके प्रमुख पास्टुलेट हैं, उन्हीं प्रमुख पास्टुलेटों को हम ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। चलिए, जैसे मुख्य बात क्या रही वेस्पर थ्योरी की, नंबर 1 बात, पहली बात तो बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन हेल्प इन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। बंध बनाने में जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात, अणुओं की जो साइज होती है, अणुओं की जो आकृति होती है, वो बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है। यहाँ लिखेंगे साइज और शेप ऑफ मॉलिक्यूल is depend on the number of anti-bonding and बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए हम आपको बता दें पहले एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेस्पर का जो मूल कह सकते हैं मूल सिद्धांत रहा वो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग पर ही निर्भर किया। क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, पहले जानिए। जैसे हम अमोनिया का अणु ले लें NH3 और हम कहीं इसका स्ट्रक्चर बनाए, लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखते हैं 3 हाइड्रोजन तो बिल्कुल अच्छे से बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके, जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये बंध बनाने में सहयोग नहीं करता है। यहीं पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये जो बंध बनाने में सहयोग नहीं किया, इसी को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने बंध नहीं बनाया। एंटी बॉन्डिंग बोल सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, अनबंधी बोल सकते हैं,
और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, ये सब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि ये बंध बनाने में हेल्प किए हैं। अब ये भी समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बंध बनाने में मदद करते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहीं न कहीं दो नाभिकों के सपोर्ट में रहते हैं। इसी बात को खूब अच्छे से समझना है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बना लेते हैं, इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के केंद्रीय परमाणु के बॉन्ड नहीं बनाते हैं उसे हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, मतलब नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग कह सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक द्वारा कंट्रोल्ड किए जाते हैं। एक नाभिक द्वारा मतलब हो गया ये नाइट्रोजन। यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर देखा आपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये है, ये नाइट्रोजन के द्वारा कंट्रोल्ड किया जा रहा है। यहाँ का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा कंट्रोल्ड किया जा रहा है। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में है, ये भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के द्वारा कंट्रोल्ड किया जा रहा है। तो आपने देखा क्या कि जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहे इस मॉलिक्यूल में वो दो नाभिकों के द्वारा कंट्रोल्ड किए जाते हैं। लेकिन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन आप नाइट्रोजन की टॉप पर देख रहे हैं जिसको आपने लिखा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हमने दिखाया है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली कंट्रोल्ड होते केवल नाइट्रोजन से। यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो नाभिकों के बीच में नहीं है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आप जोड़ा इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं जो कहीं बॉन्डिंग नहीं किया इसलिए उसका नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में कहा गया, ये कभी भी किसी अन्य नाभिक से नहीं बल्कि केवल सेंट्रल एटम्स के न्यूक्लियस से ये कंट्रोल्ड किए जाते हैं। इसीलिए इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव इन इलेक्ट्रॉनों पर इस नाभिक पर होता है। इन इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा इफेक्ट अगर देखा जाए तो इस नाइट्रोजन के नाभिक पर होता है। अच्छा, इसी के कारण जो रेगुलर आप ज्योमेट्री होती है, कोई भी मॉलिक्यूल हो उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है उसे रेडुलर कर देते हैं। यानी रेगुलर ज्योमेट्री को हम लिख देते हैं, जो ये रेगुलर ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वह उसे रेडुलर कर देते हैं। अब आप कहेंगे ये रेगुलर और रेडुलर का क्या चक्कर है? देखिए, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब हो गया कि जो हमने अभी इसके पहले हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता था उस हाइब्रिडेशन के थ्रू उसकी एक आकृति होती थी। जैसे आपने देखा था sp हाइब्रिडाइजेशन पाए जाने पर उसकी आकृति लाइनर होती थी, जिसको आपने कहा रेखीय होती थी, और उस पर जो बॉन्ड एंगल मिलता था 180 डिग्री का मिलता था। एकदम कन्फर्म है। जब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखे थे तो उसकी आकृति कोणीय मिली थी या त्रिकोणीय समतलीय कह सकते हैं, कोणीय में त्रिकोणीय समतलीय मिली थी ये। और उसमें देखा था आपने 120 डिग्री का एंगल बना था। आपने sp2 लिया, sp3 लिया, उसमें आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिला था। टेट्राहेड्रल में 109 अंश 28 डिग्री का मिनट का कोण बना था। तो ये जो आपके लिए जो बॉन्ड एंगल मिला है या अणुओं का जो शेप मिला है वो अकॉर्डिंग है हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन इसमें क्या होगा कि भले ही sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाए, भले ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाए या sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाए, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो किसी सेंट्रल एटम्स के द्वारा ही कंट्रोल्ड किए जाते हैं, कोई अन्य एटम्स नहीं होता उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ये प्रतिकर्षण का कह सकते हैं प्रॉपर्टी पैदा कर देते हैं। मतलब ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं
ये सीधा सीधा रिपल करेगा। रिपल करेगा किसकी तरफ? ये जो बॉन्ड पेयर आप देख रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इधर रिपल करेगा, ये इधर रिपल करेगा। तो आप स्वयं समझ जाइए कि जो बॉन्ड पहले फैला हुआ था, जिसके कोण का मान ज़्यादा था, जब वो कोई ऊपर से प्रेशर डालेगा तो बॉन्डिंग एंगल निश्चित ही कम हो जाएगी। यही बात आपको समझना है। और जब बॉन्ड एंगल पहले से कम हो जाएगी या पहले से अधिक हो जाएगी तो उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री होगी वो बेकार हो जाएगी, और उसी बेकार ज्योमेट्री को हम रेडुलर ज्योमेट्री कहते हैं। यानी आकृति में विकृति आ जाना ही रेडुलर कहलाता है। चलिए अभी और समझेंगे, थोड़ा सा ये जाने कि बॉन्ड पेयर, जिसको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और नॉन बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बिल्कुल आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, कहीं स्किप करने का प्रयास मत करिएगा, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे मेरा प्रयास है कि एक ही क्लास में आपको बेस पर के सारे कॉन्सेप्ट दे दिए जाएं। खूब ध्यान से आप देखेंगे, और यहाँ पर हम बहुत आपको ट्रिकी बेस प्रयास करेंगे देने का, लेकिन पहले एक भूमिका के तौर पर ये ज़रूर जानना होगा कि बेसिक तरीका क्या है इसे समझने का। जैसे हमने बताया कि एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, पहले लोन पेयर समझिए और बॉन्ड। उससे पहले हमने बताया भी था कि जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं, जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, उन्हीं को लोन पेयर कहते हैं। और बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो बॉन्डिंग में हो, ऐसे समझिए, जो बॉन्डिंग में हो। अच्छा, बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दो न्यूक्लियस से कंट्रोल्ड होंगे। एक होगा सेंट्रल एटम से, और दूसरा होगा आउटर एटम से। बात समझिएगा, अभी हम इसको और डिक्लेयर करेंगे और थोड़ा इसको बढ़ाएंगे। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे दो जगहों से कंट्रोल किए जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन, एक सेंट्रल एटम से, एक आउटर एटम से। अभी समझाते हैं। और बात करें जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको आप एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, इनका कंट्रोल केवल और केवल सेंट्रल एटम से होता है। अब चलिए देखिए, ये सेंट्रल एटम क्या है और आउटर एटम क्या है, यानी सेंट्रल एटम। आपको हमने एग्जाम्पल दिया, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे देखिए H2O की बात कर लें, HOH लिख सकते हैं, इसके पास दो जोड़े इलेक्ट्रॉन ऐसे पाए जाते हैं। अभी ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर बात करें बॉन्ड पेयर की, निश्चित है इस हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और इस हाइड्रोजन के पास। यदि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो निश्चित है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आंशिक तौर से हाइड्रोजन की ओर, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आंशिक तौर से ऑक्सीजन की ओर पोलराइज्ड होगा। और अगर ये पोलराइज्ड होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे बीच में, और बीच में आकर के बॉन्ड बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन रहा, ये जिसको आपने लिखा है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो जगहों से कंट्रोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा। पहला, आप इसे कहेंगे सेंट्रल एटम, और इसे कहेंगे आप आउटर एटम। ध्यान दीजिएगा, हमने OA लिख दिया आउटर एटम के लिए, और सेंट्रल एटम के लिए हमने CA लिख दिया। CA का मतलब जो मिडिल में हो। अब ये मिडिल में परमाणु पाया गया ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। यानी यहाँ का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है दो जगहों से कंट्रोल हो रहा है। सेम प्रोसेस वही यहाँ पर भी है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग में आए हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रोल्ड किए जा रहे हैं ऑक्सीजन के द्वारा और हाइड्रोजन के द्वारा। लेकिन ये जो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का कंट्रोल इन आउटर एटम के द्वारा नहीं हो पाता है।
ये कंट्रोल्ड केवल और केवल सेंट्रल एटम के द्वारा किए जाते हैं। अब साथ साथ समस्या क्या पैदा होती है? समस्या यही होती है कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वे मतलब प्रतिकर्षित किए जाते हैं, रिपेल किए जाते हैं। देखिए ये है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसे धक्का मारता है, ये देख रहे हैं, ये धक्का मारेगा तो जो उसकी रियल आकृति थी अब वो रियल नहीं रह गई, क्योंकि धक्का मारने से जरूर ये बेंट होगा। जैसे अब बात ये उठती है ये कितना तेज धक्का मारेगा, कितना तेज ये रिपेल करेगा, कितना प्रतिकर्षण करेगा, ये तो इसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, जब कुछ प्रतिकर्षण ये करेगा तो कुछ प्रतिकर्षण का पावर इसमें भी होगा बॉन्ड पेयर में। यानी अब आप ऐसे समझिए कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों में ही रिपेल करने की कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन अब किस में अधिक पाई जाती है किस में कम, निश्चित है जिसमें ये कह सकते हैं रिपेल करने की प्रॉपर्टी अधिक पाई जाएगी वह वास्तविक बॉन्ड एंगल को कम कर देंगे, और जिसमें रिपेल करने की प्रॉपर्टी अधिक कम पाई जाएगी वह बॉन्ड एंगल को कम से कम घटा पाएंगे। इसी बात को आपको समझना है। और वेस्पर थ्योरी का जो सेंट्रल कह सकते हैं सेंट्रल थीम यही है कि रिपल्सन, हमने बताया नहीं अब उसको बताने चल रहे हैं, क्योंकि एक भूमिका बनानी थी कि पहले आप समझिए कि सेंट्रल एटम क्या है, आउटर एटम क्या है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सेंट्रल एटम का मतलब होगा जिससे सारे आउटर एटम अटैच होते हैं, जिस पर हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है। तो सेंट्रल एटम आपने पहचान लिया O है, और आउटर एटम जो होता है ये H है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बाहर होते हैं जिनसे अटैचमेंट जो गैदरिंग करते हैं किसी सेंट्रल एटम का, वही होते हैं आउटर। अब बात ये भी पता चल गई आपको कि बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं, लोन पेयर किसे कहते हैं। अच्छा, ना समझ में आए हो, अगर अभी जुड़े हो तो आप जान लीजिए बॉन्ड पेयर का मतलब जो बॉन्डिंग किए हो, और लोन पेयर का मतलब जो बॉन्डिंग न किए हो, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हों। अच्छा, यहाँ तक बात हुई। अब बात होती है कंट्रोल की। इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने के दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस, एक होता आउटर एटम का न्यूक्लियस। अच्छा, ये क्या करते हैं फिर बता दें। सेंट्रल एटम और आउटर एटम के न्यूक्लियस उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करते हैं जिनसे बॉन्डिंग हुई होती है, और जिनसे बॉन्डिंग नहीं हुई होती है उनकी सभी की जिम्मेदारी सेंट्रल एटम उठाता है। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के बीच समझने के लिए। चलिए देखते हैं। अब शुरुआत होती है उस वेस्पर थ्योरी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। हम लिख देते हैं कि कैसे कैसे रिपल्सन होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं, यहाँ BP लिख देते हैं, आप समझिएगा। बॉन्ड पेयर में थोड़ा सा रिपल्सन कम होता है, उससे अधिक होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, या कह सकते हैं ऐसा करें, लोन पेयर पहले लिख दें, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर टू लोन पेयर में होता है। अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, जब दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास हो तब आप यूं ही समझेंगे कि खूब अच्छा रिपल्सन हो रहा है, और खूब अच्छा रिपल्सन होना वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि बॉन्ड एंगल को कम कर देता है। जो रियल बॉन्ड एंगल होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अभी जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी हम दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें CH4 का। देखिए CH4 में आपने देखा था कि इसकी संरचना जो है पाई गई थी चतुष्फलकीय। बिल्कुल ये बात आपको क्लियर है, इसकी जो संरचना थी वो चतुष्फलकीय पाई गई थी। देखिए बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, और प्रयास करते हैं अच्छा बनाने के लिए। ऐसे था, ये कुछ इसी प्रकार रहा होगा। चलिए ये बन गया, ये
चलिए ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बना था। ये सबको पता है, ये मेथिन मॉलिक्यूल है। ये मेथिन मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि कहीं भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई नामो निशान नहीं है। जब कहीं भी सेंट्रल एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देते हैं तो समझिए जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड पेयर के रूप में प्रोजेक्टेड हैं। और जब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड है तो निश्चित है इनका कंट्रोलेशन भी सेंट्रल एटम और आउटर एटम के द्वारा होगा, यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के द्वारा होगा। अगर ऐसा होता है तो गाइज इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आकृति उसकी रेगुलर ही होगी। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले भी मेंशन किया था, एक रेगुलर आकृति होने के लिए कहीं पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक नहीं होता है। कहीं पर कहें तो केवल सेंट्रल एटम पर, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है यदि उसके पास कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब आप ऐसे समझिए, कोई एक बड़ा मेहमान का मतलब बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आपके किसी प्रोग्राम में शामिल होता है तो आप कहीं न कहीं उन व्यक्तियों को भूल जाते हैं कि जो आपकी वो चीफ ऑफ गेस्ट नहीं होते हैं। आप चीफ ऑफ गेस्ट को ही बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं, उसी के पीछे लग जाते हैं। सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। यदि इसके पास कहीं पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे सेंट्रल एटम के पास तो समझ जाइए कि सेंट्रल एटम का सारा ध्यान उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओर हो जाता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओर कम हो जाता है। और सेंट्रल एटम्स का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा और हमेशा कह सकते हैं कि रिपेल करता रहता है, प्रतिकर्षित करता रहता है। लेकिन यहाँ पर तो अभी कोई ऐसी समस्या है नहीं, ये कहीं रिपेल नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी जो ज्यामिति होगी नियमित होगी, रेगुलर होगी, जो होनी चाहिए। आपको पता है इसकी आकृति टेट्राहेड्रल होगी, चतुष्फलकीय होगी, यानी कह सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का कोण जो रियल में होता है वही बनेगा। लेकिन अब लगे हाथ हम बात कर लें H2O की। सबको पता है H2O एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जिम्मेदारी जो सेंट्रल एटम था उसका बढ़ गया, क्योंकि अब ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की तरफ ऑक्सीजन ध्यान देगा, थोड़ा सा हाइड्रोजन की तरफ इसका ध्यान कम हो जाएगा। पहले तो हम एक रफ डायग्राम बनाएं, उस रफ डायग्राम में पहले ये हम जाने कि कौन सा हाइब्रिडेशन पाया गया। जैसे देखा जाए ऑक्सीजन कैसे भी आप जोड़िए उससे कोई मतलब नहीं, आप कम से कम एक बार लुईस को भी याद कर लीजिए, कैसा भी जोड़ दीजिए हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से ये हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है समझना इसे। H2O हो गया। अगर बात करें सिग्मा बांड की तो एक सिग्मा, दो सिग्मा बांड हो गए, प्लस यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कुल मिलाकर के हमारे सामने 4 ऐसे बांड तैयार हो सकते हैं सिग्मा और पाई मिलाकर के। अब वास्तव में यह भी एक सिग्मा का ही कार्य करेगा जो आप पाई देख रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि O किसी और के साथ अभी 4 एटम में 5 एटम जोड़ करके बनाएगा, तो ऑक्सीजन के लिए भी समस्या होगी, अपने ऑक्टेंट का उल्लंघन करेगा। हमें पता है अब ये उल्लंघन करने की इसकी क्षमता नहीं है। ये या तो किसी को इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा, मतलब ऐसे डोनेट कर सकता है इस प्रकार से, ऐसा नहीं कहीं डबल बांड बनाएगा, कुछ भी बनाएगा। हमारे कहने का मतलब उसको हम काउंट सिग्मा में ही करेंगे। अगर कहीं वो डबल बांड भी बना लेता है या ट्रिपल बांड भी बना लेता है तो काउंटिंग तो हम सिग्मा बांड में ही करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सिग्मा बांड पर निर्भर होता है। इसलिए जो आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हमने उसको 2 सिग्मा मान लिया, लेकिन लिखा नहीं। ये केवल जानने के लिए, आप हाइब्रिडाइजेशन केवल देख करके बता दें लुईस स्ट्रक्चर से, इसलिए हमने बताया कि 2 पाई जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई उसको आप 2 मानिए। जैसे ये 2 सिग्मा माने वैसे इनको भी 2 सिग्मा मान के रखिए। कुल मिलाकर के 4 होंगे। गाइड जब किसी में 4 सिग्मा बांड पाए जाते हैं तो आपको पता है कि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 4 बांड दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर केवल 2 ही बांड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें
तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाएगा। अब हम कैसे इस बात को निर्धारित करें कि ये चतुष्फलकीय है और ये भी चतुष्फलकीय हो जाए? ये तो आप तुरंत जान सकते हैं कि जब बांड ही दो हैं तो चतुष्फलकीय होने का चांस खत्म हो गया। और गाइस, जब चतुष्फलकीय होने का चांस खत्म हो गया तो ये कोण को भी आप भूल जाइए। जो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण आप देख रहे हैं, ये दे ही नहीं पाएगा। जब आकृति नहीं दे पाया तो कोण तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। अच्छा, दे क्यों नहीं पाएगा? हमने इसके पहले अभी बताया 2 मिनट पहले ही कि जब ऑक्सीजन इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओर ध्यान ना दे करके इसका सारा ध्यान चला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के पास, तो ये ध्यान करेगा इन इलेक्ट्रॉनों पर और ये इलेक्ट्रॉन परेशान करेंगे इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को। और जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को परेशान करेंगे तो मतलब परेशान करने का मतलब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बल्कि ये बॉन्ड में कमी लेकर के आएंगे, बॉन्ड एंगल में कमी लेकर के आएंगे। और कमी कब करें? जब ये रिपेल करेंगे, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन थोड़ा सा और सिकुड़ जाता है, तो इस प्रकार से जो इनका कोण होगा वो लगभग 104, ये मान के चलिए लगभग ये 5 डिग्री का अंतर लेकर के आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि H2O में अब कैसे ये बॉन्ड एंगल को कम करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया sp3। चलते हैं बॉन्ड एंगल को कम करना समझाते हैं। हमने कहा कि अब इसमें कोण जो है 104 डिग्री और ये 31 अंश का होगा। देखिए, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये प्रैक्टिकली ज्ञात किया गया है, इसके बीच इतना कोण होगा। अब आप कहेंगे कि 104 नहीं 103 लिखना चाहते हैं, भाई आप 102 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको ये बताना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ज्ञान है, कि बॉन्ड एंगल कम होगा, 109 नहीं होगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर अब इसे मिटा देते हैं। देख रहे हैं, पहले आप ऐसा करिए, ऐसा मिटा ही दें कि यदि ये ऑक्सीजन था, मान लीजिए चतुष्फलकीय आकृति होना है, तो चतुष्फलकीय आकृति के लिए ये होना जरूरी होता है, ऐसे होना जरूरी होता है, तब जाकर के कहीं चतुष्फलकीय मिल पाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और याद ये भी रखेंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास होते हैं। यहाँ पर अब जो ये ऐसे बना हुआ है, हम इसको ऐसे कर देते हैं, और ये जो बना हुआ है इसको हम ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यानी अब सारा ध्यान इस ऑक्सीजन का इन्हीं दोनों गुब्बारों पर हो गया। और ये दोनों करेंगे क्या? यहाँ से आपको ध्यान देना है। पहले ये दोनों खूब अच्छे से रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को खूब धक्का मारते हैं। अभी देखिए, इतना धक्का मारेंगे कि सबसे ज़्यादा धक्का लोन पेयर ऑफ लोन पेयर देता है। मतलब अब यूँ कहिए कि ये ऑक्सीजन यहीं रह गया, ये इतना धक्का मार दिए कि ये हमें लगता है ये यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँच गया, और ये दोनों ऐसे रह गया। ध्यान दीजिएगा, आपको तिलचट्टा जैसे दिखाई देता होगा। पहले तो ये आकृति लाए होंगे, मेरे समझ से यही आकृति मिली होगी, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप दिखा दीजिए ताकि पता चले कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए, अच्छा, जब ऐसे हो गया, अब इनका धक्का मार करके इनका बल तो टूट गया। अब पहुँचे हम किसके पास? ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। आप पहुँचिए यहाँ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी धक्का मारने की स्थिति बढ़ती है। अच्छा, धक्का मारेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे हिसाब से अब की बार हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया। अब देख रहे हैं ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, थोड़ा बहुत तो धक्का ये भी मारेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में भी धक्का होता है। देख रहे हैं ये बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन हो रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो ऐसा मानिए कि थोड़ा सा ये मिडिल में आ करके यहाँ पर हाइड्रोजन पहुँचता है, और ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए होंगे, तो यहाँ पहुँचा होगा। फिर ये जब हाइड्रोजन यहाँ पहुँचा होगा तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर ये भी एक दूसरे को रिपेल किए होंगे, तो संभवतः जाकर के यहाँ पहुँचे होंगे। और गाइस, जब यहाँ जाकर के पहुँच गए,
अब ये कोण जो 109.28 होता था वही घट करके अब यहाँ पर 104 डिग्री 31 मिनट का बॉन्ड एंगल तैयार होता है। लगभग मान के चलिए 5 डिग्री का कोण ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल करके घटा देते हैं। गाइज ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी और हम चाहते हैं यदि आपको अच्छे से बात समझ में आए कमेंट में ज़रूर करिएगा, ज़रूर कमेंट में करिएगा। इससे हमें भी जानकारी मिलती है कि जितना हमने समझाया क्या आपने उसको स्किप करके देखा है, क्या आपने उसको पाज करके देखा है, क्या आपको अच्छे समझ में आया है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया है। कमेंट करेंगे तो मालूम चलेगा कि समझ में आया या कोई समस्या और रही, फिर हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं अपनी बात बताऊं तो आपको मैं 100% हमारे जितने दिमाग में जो भी कुछ है बेस्पर को लेकर के हमने उतना उड़ेल दिया एक प्रकार से कि आप हर तरीके समझिए, आपके दिमाग में या दिमाग के किसी कॉर्नर में कोई भी क्वेश्चन गुदगुदी ना करता हो। हमने ये प्रयास किया, फिर भी यदि गुदगुदी करता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको भी देख लिया जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यही हाल अमोनिया में भी होता है। ऐसा कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है कि H2O और CH4 दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम पर पाया जाता है, लेकिन दोनों की आकृति एक जैसी नहीं होती है। इसकी आकृति बिल्कुल देख ले कोणीय हो जा रही है, इसकी आकृति जो होती है एंगुलर शेप, देख रहे हैं ये कोण जैसा हो गया, जबकि इसकी आकृति टेट्राहेड्रल थी। क्यों थी तो आप बताएंगे सीधा सा कि ड्यू टू फाउंड ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स शेप V type, but methane has no any lone pair of electron, so the bond angle is 10928 minutes and structure is regular at tetrahedral। ये आपको बताना होगा। बस केवल एक ही अपने जवाब में केवल एक लाइन यही शामिल करेंगे, ड्यू टू फाउंड ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण the shape of the H2O is V shape, but in the CH4 has no lone pair of electron, so it is so regular geometry as tetrahedral and the bond angle is 10928